अभी थे, पुलिस से भी आपने ताल्लुक रखा। सबसे पहले सोम प्रकाश जी हम आपका स्वागत करते हैं और ये आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप पुलिस विभाग से भी आपने ताल्लुक रखा, उसके बाद आप विधायक बने, अब किस तरीके से, क्या आपको लगता है कि कैसे बदलाव लाया जा सकता है? क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो स्थिति हम दिखा रहे हैं, उससे आप पूरी तरीके से वाकिफ भी हैं कि कैसे कर्मचारी को रहना पड़ता है, क्या सुविधा मिलती है, सहूलियत के नाम पर क्या दिया जाता है, भवन भी अपना नहीं रहता है, जर्जर हालत रहती है। सीतामढ़ी में हमने देखा जहां पर चार दीवारी तक नहीं है, सुरक्षा का इंतजाम खुद नहीं है पुलिस वालों का, तो वो दूसरे का क्या करेंगे? अब आप विधायक बने हैं, सरकार, जैसा उमेश जी ने भी कहा कि इसमें सरकार को संजीदगी से देखना चाहिए, सरकार को पहल करनी चाहिए, विधायक को सोचना चाहिए। अब आप खुद विधायक हैं, आपने किस तरीके से आप सोचते हैं कि इसमें बदलाव लाया जा सकता है? देखिए, थानों की स्थिति जर्जर है, आवास की कमी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक चीजें हैं उपलब्ध नहीं है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। और प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने पर उसका कुछ न कुछ गलत असर जाता ही है। इन सब चीजों की जरूरत है और इसके लिए जैसा कि हमारे रिटायर्ड आईजी साहब ने बताया भी कि सरकार प्रयासरत है, पहले की अपेक्षा अच्छा कुछ हो भी रहा है। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा जी, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली सिर्फ उसकी बिल्डिंग से नहीं है, बहुत कुछ काम काज के तरीके से है और जिसमें फंडामेंटल चेंजिंग की मैं बात कहूंगा। अगर आप पुलिस पर उंगली उठाते हैं या आप कहते हैं कि पुलिस की कार्यशैली के बारे में, तो सबसे पहले एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि चूंकि पुलिस जनता के सबसे ज्यादा करीब होती है और जो जनता के बीच सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा काम करता है, जाहिर सी बात है कि आलोचना भी उसी की सुननी पड़ेगी। क्योंकि जो अपेक्षाएं हैं अगर पुलिस से है तो शिकायत भी पुलिस से ही होगी। तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली बदलनी चाहिए, उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, लेकिन कुछ और सुधार होनी चाहिए और वो बेसिक सुधार किए बिना, जैसे मैं आपसे बताऊं कि पुलिस सेक्टर आपका जो चलता है, ये हमारे आजादी का बात का नहीं है, 1861 का है, अभी भी उसी रूल पर चलते आ रहा है। हाँ, कुछ सुधार हुए हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि सरकार की तरफ से बहुत सारे साइट्रेशंस भी हैं कि यदि कोई पुलिस वाला किसी अपराधी को, उग्रवादी को मार गिराता है तो उसे सरकार द्वारा राष्ट्रपति पदक और भी दिया जाता है। लेकिन जो पुलिस के छवि को जनता के बीच में निखारता है, इसके लिए हम ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं कर पाए हैं, जिसका भी जरूरी है, क्योंकि पुलिस जनता के बीच एक भय का माहौल नहीं बल्कि उसकी सेवक के रूप में आवे। लेकिन आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं सोम प्रकाश जी, पूरी बात पुलिस सबसे ज्यादा नजदीक होती है जनता की, ये कहा भी जाता है आपके लिए, आपकी सेवा के लिए, लेकिन क्या उदाहरण देकर आप समझाना चाहेंगे कि आखिर कैसे पुलिस सबसे करीब हो सकती है या क्या करना चाहिए? जितने सारे उदाहरण हैं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए, जो समस्याएं, जन समस्याएं हैं। यदि आज कहीं कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में मरता है, सबसे पहले पुलिस पहुंचती है। आज कहीं कोई दुर्घटना होती है, कहीं ठनका गिरने से कोई मरता है, हमारे बीडीओ, सीओ, एसडीओ, जिनकी की प्राथमिकता ड्यूटी उनकी होनी चाहिए, वहां पहुंचकर जनता के साथ जो सरकार के बेनिफिट्स हैं उनको बताना, लेकिन वो नहीं पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है। आज कहीं अपराध होता है तो खैर मान लीजिए कि अपराध जो है पुलिस का प्राइम ड्यूटी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस पुलिस की प्राइम ड्यूटी है। तो आप जहां कहीं भी देख लें, सबसे पहले पुलिस की रोल आती है। और जहां तक अभी आईजी साहब बता रहे थे उमेश बाबू की नक्सल समस्या से, तो इस पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि उग्रवाद जो है पुलिस की समस्या नहीं है। पुलिस की समस्या ये 80% राजनीतिक समस्या है, 20% ही पुलिस समस्या है। और वहां पर हम राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं, प्रशासनिक सुधार नहीं लाते हैं और जो वंचित वर्ग है उसको जो उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसकी हकमारी या तो पदाधिकारी या नेतागण कर जाते हैं, उनको इस ड्यूटी में नहीं लगा करके सीधे पुलिस को बलपूर्वक नक्सल को दबाने का काम किया जाता है। तो पुलिस की छवि इससे हम नहीं बदल पाएंगे। आज कहीं रोड एक्सीडेंट होता है, जनता को उसका मुआवजा नहीं मिलता है, संबंधित विभाग को पहुंचना चाहिए, वहां पर जाकर के अपना कंपनसेशन देवे, लेकिन सीधे हम पुलिस को अप्लाई कर देते हैं। तो बड़ी कठिन चीज है पुलिस की कार्यशैली को बदलना, जब तक से कि हम बेसिक फंडामेंटल चेंजिंग नहीं। फंडामेंटल चेंजिंग के लिए अगर देखा जाए तो ये सरकार का काम होता है, और अब आप जब विधायक हैं तो सरकार से विधानसभा में ये सारी बातें आप उठा भी सकते हैं। क्या आपने इन चीजों में बदलाव के लिए बातें उठाई अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी चीज एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, कि बदलाव की आवश्यकता किसे होती है? बदलाव की आवश्यकता कभी संपन्न वर्ग को नहीं होती है, बदलाव की आवश्यकता हमेशा वंचित वर्ग को होती है।
और जो सत्ता पर आसीन होता है, जो सिंहासन पर बैठता है, वो वंचित नहीं रह जाता। लेकिन वंचित की आवाज तो आप ही उठाएंगे, वंचित वर्ग की अगर आवाज उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही आपको बैठाया है, आपको गद्दी पर बैठाया है, तो आवाज तो आपको ही उठानी पड़ेगी। आवाज तो मैं आपके बीच भी उठा रहा हूं जी। आपके टीवी के माध्यम से आवाज चारों तरफ जा रहा है। रह गई सदन की बात जी, तो जहां तक मैंने सदन में चूंकि एक निर्दलीय विधायक के रूप में हूं, अपनी भूमिकाएं सीमित हैं, और जहां तक मैं देख रहा हूं कि सदन में कोई भी विधेयक आता है तो इसमें एक एक विधायक का रोल नहीं होता है व्यवहारिकता रूप में। बस जो भी सदन का नेता होते हैं प्रस्ताव पेश करते हैं, और जो पक्ष के लोग होते हैं सिर्फ थपड़ी बजाने के लिए ताली बजा करके इसके पारित कर लेते हैं, और विपक्ष के लोग होते हैं उस पर हल्ला करते हैं। इस पर सही रूप से बहस नहीं हो पाती है, और ना ही मैं देख रहा हूं कि ऐसा कोई पहल हो रहा है। यानी उमेश जी, जिस तरीके से सोम प्रकाश जी ने बात कही, कहीं ना कहीं ये बात फिर वहीं पर आ गई कि इच्छा शक्ति की बात। शायद सरकार की बात करें, वो सोचती ही नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति ही ऐसी नहीं है कि इस जैसा वंचित वर्ग कहा सोम प्रकाश जी ने, वंचित वर्ग पुलिस वालों के वर्ग की अगर बात की जाए तो उन्हें उठाने की कोशिश ही नहीं करती है। देखिए, बड़ा गंभीर इशू है, इसमें आप कुछ शब्दों में या कुछ सेंटेंसेस में इसको नहीं कह सकते हैं जी। सबके जड़ में तो आर्थिक परिस्थिति है। ये सरकार और सरकार के पहले, आजादी के पहले जो स्थिति थी, ये शोषकों का वर्ग एक इतना संख्या में बहुत कम है, संख्या बल उनकी बड़ी थोड़ी है, लेकिन ये 0.5% लोगों के पास, मुश्किल से 0.5% लोगों के पास यहाँ का 85% धन है, वेल्थ है। तो उन्हीं की गोद में केंद्र की भी सरकार है और लगभग राज्य की सरकारें भी। तो बेसिक इशू जो है 85%, 80% जनता की बातों को वोट दे देते हैं, मजबूरी उनकी है, अज्ञानता है, अशिक्षा है, लाचारी है, कहीं न कहीं ट्रैप हो जाते हैं वो वोटिंग के समय में, और वे अच्छे लोगों का चुनाव नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये इनकी आवाज अब वोट तक ही होती है, उसके बाद इनकी बात को कहीं कोई रखते नहीं। सारे कानून जो प्रिविलेज लोग हैं उन्हीं के लिए बन रहे हैं। नक्सलाइट समस्या या माओवादी समस्या जिसको कह रहे हैं आप, उसकी जड़ में भी वही आर्थिक बात ही है। अब यही है कि वो पैसेंस लूज करके राइफल उठा लिया है, और बहुत ढेर सारे संस्थान ऐसे हैं, सामाजिक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्ट्रगल कर रहा है इसके लिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है। जैसे मैं आपको कहता हूं, जन मुक्ति आंदोलन का एक जुलूस आदिवासियों का लेके भभुआ मैं गया रिटायरमेंट के बाद, आपको इसी वर्ष जून में चिलचिलाती धूप में 500 वीमेन आदिवासी लोगों को लेकर गेट पर गया। वहां के डीएम छुट्टी पर थे, और डीएम के जो एक्टिंग प्रभारी थे उनको कहते रह गया लोगों ने कि आप आकर के उनकी बात सुन लें और मेमोरेंडा ले लें। लेकिन अंग्रेजों से भी बदतर ट्रीटमेंट अभी उन लोग पब्लिक को दे रहे हैं। कोई यहां तक एक डिप्टी कलेक्टर को भी उन लोगों ने नहीं भेजा। और लास्ट में उनको, जबकि मुख्यालय के एक वरिष्ठ सीनियर आईएएस अफसर ने कहा कि रिटायर्ड आईजी गए हैं, गरीबों की बात के लिए काम कर रहे हैं, आप इनका मेमोरेंडा तो ले लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं आया। मुखिया लोगों की मीटिंग कर रहे थे। तो पीपल से इतना कट गया है प्रशासन कि वो उसको दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा है। माओवादी पैदा ही नहीं होता यदि उनकी आर्थिक समस्याओं पर लोग पहले विचार किए होते। किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, और शहर में झुग्गी झोपड़ी वालों की संख्या 10 करोड़ संख्या अभी पूरे देश में है। झुग्गी झोपड़ी में क्यों है लोग? अभी वियतनाम का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, यहाँ के स्कॉलर गए थे, हम ही उसको प्रेजाइड किए थे मीटिंग को, बिहार आर्काइव्स में। लोगों ने बताया कि एक भी वहां फुटपाथ पर कोई दुकान नहीं है। वियतनाम बहुत धनी देश नहीं है, उसको अमेरिका और चीन ने लगातार तबाह किया, लेकिन गरीबी अमीरी की खाई उतनी बड़ी नहीं है। तो ये माओवादी आंदोलन के लिए आपने पैदा किया है सिचुएशन। और अभी जो माननीय विधायक जी ने बात रखी आपके पास, ये बात बिल्कुल सही है। पुलिस का व्यवहार बदल ही नहीं रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि मैं अभी थाने जाएंगे, ये विधायक है, इनकी बात सुन लेगा, जाएंगे एफआईआर करने के लिए, तो एफआईआर करने की प्रक्रिया में भी बहुत जटिलता है। जबकि अभी डीजीपी ने आदेश दिया कि आप एसएमएस के द्वारा एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन क्या मूलतः ये हकीकत में हो रहा है? क्या आपके पसीने छूट जाएंगे थाने कैंपस में जाने में अभी भी। तो पुलिस फ्रेंडली जब तक नहीं होगा तब तक पीपल्स का सहयोग नहीं होगा। आज बगल में थाना पर प्रहार होता है, बगल के गांव वाले माओवादी को साथ देते हैं, वो पुलिस के हेल्प में नहीं आते हैं। क्यों?
लेकिन हम यदि वैसा चरित्र बना के रखेंगे, लोगों को फ्रेंडली, उनके दुख सुख में, कोई गर्भवती नारी यदि पीड़ा से पीड़ित है और बगल में थाना है, तो आप जीप उसके लिए नहीं दे सकते हैं अस्पताल भेजने के लिए। किसी को सांप काट लिया है, कोई बच्चा मरने वाला है, तो उसको आप अस्पताल नहीं उठा के ले जा सकते हैं। तो ये चीज हमारे यहाँ भावना पुलिस में अभी तक नहीं आई। सीनियर अफसर्स यदि इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं तो वो थाना लेवल पर जाकर के बिल्कुल शिथिल हो जाता है, कारण जो भी हो। इसलिए इसके लिए सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। पुलिस का सीनियर अफसर्स के बीच खाई उतनी दूरी उतनी बड़ी नहीं रहनी चाहिए। उनके तनख्वाह में भी बहुत अंतर नहीं रहना चाहिए, उनके लिविंग में भी बहुत अंतर नहीं रहना चाहिए। ये जब तक दूर नहीं होगा और दास्तां की भाव यदि जूनियर अफसर रखेंगे और उनको एक बहुत ही सबऑर्डिनेट और बेचारा किस्म का पदाधिकारी कर्मी ट्रीट करते रहेंगे, तब तक मैं समझ फ्रेंडली रिलेशनशिप हमें रखना होगा। अब ये विधायक जी हैं और ये समझेंगे कि हम विधायक हैं तो हम मेरा ही मान सम्मान हो, दूसरे का नहीं हो, तो नहीं, एक जनता का मान सम्मान इनके बराबर होना चाहिए, ये भावना इनको रखना होगा। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि एक फ्रेंडली नेचर भी लाना होगा। लेकिन चलिए, ये तो पुलिस वालों की बात हो गई। सोमप्रकाश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कुछ देर पहले ये भी बोला कि 1861 का जो एक्ट है वही चला आ रहा है, उसमें थोड़े बहुत हालांकि संशोधन या बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसी बीच में पुलिस आयोग की सिफारिशें भी दी गई थी, उस पर भी बात हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि इसको दिशा निर्देश में लिया जाए, इसको माना जाए। लेकिन अभी तक वो सिफारिश लागू नहीं की गई है, पुलिस आयोग की उस बात को नहीं माना गया है। क्या इसके लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है? क्या इसके लिए पुलिस मेंस एसोसिएशन को, या जब आप पहले पुलिस से ताल्लुक रखते थे, अब आप विधायक हैं, ये आवाज तो कम से कम उठाई जा सकती है कि आखिर क्यों नहीं वो सिफारिश लागू हो रही है, उसे लागू किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपने एक गंभीर इशू पर चर्चा शुरू किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के आपके इस चर्चा में पुलिस के उच्च अधिकारी सेवानिवृत्त आपके बीच आए हैं, अपना समय दिए हैं जी। और सबसे ज्यादा मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स जो कि मेरे रहे हैं, हम इनकी तारीफ करते हैं क्योंकि इन्होंने एक लंबी अवधि इसमें झेला है और जिस सच्चाई से और जिस साहस के साथ इन्होंने बात को स्वीकार किया है कि आज भी हमारी आबादी का 0.5% शोषक वर्ग है, जिसके हाथों में केंद्र और राज्य की सत्ता होती है। बड़ी ही साहस से इन्होंने स्वीकार किया है। और जहां तक रही आयोग की बात और बदलाव की बात, तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि हमारा फंडामेंटल चेंजिंग होनी चाहिए। जैसे आज आप पुलिस की छवि खराब दिखाते हैं, आप टीवी वाले भी दिखाते हैं कि देख लीजिए पुलिस की छवि क्या है रोड पर। ये आप जो दिखाते हैं सीधे सीधे आप उच्च पदाधिकारी की नहीं, एक सिपाही की दिखाते हैं। आज आपका एक सिपाही, होमगार्ड जिसे कहते हैं गृह रक्षक, आज आपके बीच जो सबसे ज्यादा थानों में उसकी पोस्टिंग है, काम करता है, उसकी मजदूरी क्या है? मैं समझता हूं कि आईजी साहब से भी नहीं छुपी है, 200 रुपए उसकी दैनिक मजदूरी है। और वो भी 200 रुपए दैनिक मजदूरी उसको 6 महीने में, 6 महीने के बाद मिलता है, वो 200 रुपए अभी हुआ है। आज वो अपनी मांगों के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं। सरकार समझौता करती है लेकिन इसे लागू नहीं करती है। अभी कल की बात है, अनशनकारी थे, अनशनकारी जब आए हमारे पास कि होम सेक्रेटरी ने हमसे समझौता किया कि इनकी आय बढ़ाई जाए, इनका समय पर भुगतान किया जाए। कल जब हमने रात में होम सेक्रेटरी से बात किया कि आपने जो समझौता पर हस्ताक्षर किया है, फिर भी इनकी आप बात नहीं मान रही है, अनशन पर 5-6 दिनों से इनकी हालत बिगड़ रही है, आप इनकी बात को सुने। तो इनकी बात को सुनने के बजाय उन्होंने पुलिस और मजिस्ट्रेट भेज करके जबरदस्ती उस अनशनकारी को उठा करके हॉस्पिटल भेज दिया। तो ये तो दमनकारी नीति हुई। तो देखिए, मैं पुलिस की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कुछ सच्चाई है उसको मैं बयान कर रहा हूं। आपका होमगार्ड में जो होता है, ये समाज का जो बेरोजगार वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो आता है। आप उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार रहे हैं, आप उससे अच्छे काम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? चलिए। और जैसा कि हमारे आईजी साहब ने बताया कि नक्सल समस्या, मुझे याद है सन 2006 में औरंगाबाद जिला का सबसे मोस्ट नक्सल इन्फेस्टेड एरिया में मैं थाना प्रभारी था, और 2006 में मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को एक रिपोर्ट दिया था कि आज मेरी ड्यूटी उस जगह पर लगाई गई है जहां वर्ष 1995 में टेकारी थाना मुठभेड़ कांड के बाद उग्रवादी यहां पनाह लिए थे और 7 उग्रवादी मारे गए थे, और उन उग्रवादियों की शहादत दिवस मनाई जाती है। उग्रवादियों द्वारा उनको रोकने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई गई है। मैं इस जगह पर देखता हूं तो उग्रवादियों के पनाह स्थली होने के जितने
कारण हो सकते हैं, तमाम कारण यहाँ मौजूद है। यहाँ शोषण होता है, सत्ता की या शासन की कोई भी किरण यहाँ नहीं पहुंच पाती है, विकास की कभी कोई किरण नहीं पहुंचती है। तो जब तक से हम इस पर चेंजिंग नहीं लाएंगे, सिर्फ पुलिस फोर्स को अप्लाई करते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। चेंजेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक पटना से जुड़ गए हैं जो पुलिस विभाग से भी ताल्लुक रखते हैं, मृत्युंजय कुमार। स्वागत है मृत्युंजय जी आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? हम बिहार पुलिस शासन के प्रदेश अध्यक्ष आपकी चर्चा में मैं भी शामिल हुआ था। जी मैं कहना चाहूंगा आईजी साहब से कि आईजी साहब या कोई वरीय अधिकारी है, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी बातें उन लोग को याद आती है। बोल रहे थे कोई पीड़िता हो, कोई किसी के थाने की गाड़ी देने की बात बोलते हैं। ये कम से कम समझना चाहिए आईजी हैं कि आज भी स्थिति वही है कि थाने को 110-120 लीटर डीजल मिलता है। बिहार पुलिस स्टेशन ने कई बार सरकार से मांग रखा है, ये कभी एसपी थे या डीआईजी आईजी थे तो कभी सरकार को या पुलिस मुख्यालय को इस बात के दबाव बनाया था कि 110 या 20 लीटर में थाने काम कैसे चलता है? ये सब होना चाहिए ना। रिटायरमेंट के बाद अच्छी बातें याद आती है या कोई भी हो, तो ये चीज नहीं है। मूलभूत समस्याओं के लिए रिटायरमेंट से पहले भी याद आनी चाहिए। और तुम प्रकाश भाई को भी बधाई देना चाहते हैं, वो मजबूती से पुलिस की बातें रखते हैं, लेकिन उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, कुछ मुद्दे उनको मैंने दिया था कि विधानसभा में उठाइए। मैं चाहूंगा कि वो हमारे परिवार से आते हैं, विधायक भले बन गए हैं, लेकिन आज हमारे वो बैचमेट है, हमारे भाई है। आज भी पुलिस वाले की उनके प्रति सिंपैथी है। एक उम्मीद लगा रहता है कि हमारी मांग को जो सरकार नहीं सुन रही है, पुलिस मुख्यालय नहीं सुन रही है, उस बातों को वो